नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान इजराइल संघर्ष विराम की घोषणा। कहा, दोनों देश 12 दिन के संघर्ष को समाप्त करने पर हुए सहमत। ईरान द्वारा कतर में अल उदेद एयरबेस पर मिसाइल हमले के बाद हुई है सीज फायर की घोषणा। भारत की ओआईसी को दो टूक। कहा, जम्मू कश्मीर है भारत का भिन्न अंग। पाकिस्तान के प्रभाव में आकर तथ्यात्मक रूप से गलत बातें कर रहा है ओआईसी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक को करेंगे अध्यक्षता। यूपी, एमपी, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। मौसम विभाग ने कहा, उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल। गुजरात, मध्य प्रदेश सहित अनेक राज्यों में भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित। और लीड्स क्रिकेट टेस्ट का आज आखिरी दिन। भारत ने इंग्लैंड को 371 रन का दिया लक्ष्य। जीत के लिए इंग्लैंड को 350 रन की जरूरत। आइए सभी खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग अब खत्म होने के आसार हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल देर रात दोनों देशों के बीच सीज फायर पर बनी सहमति का ऐलान किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर दावा किया कि इजराइल और ईरान के बीच पूर्ण संघर्ष विराम पर सैद्धांतिक रूप में सहमति बन गई है, जिसमें 12 डे वॉर का अंत होगा। ट्रंप ने लिखा, सभी को बधाई। इजराइल और ईरान के बीच पूरी तरह से सहमति बन गई है कि 6 घंटे के भीतर एक पूर्ण और समग्र संघर्ष विराम लागू होगा। पहले 12 घंटे ईरान संघर्ष विराम का पालन करेगा, फिर इजराइल। इसके 24 घंटे बाद ये संघर्ष समाप्त माना जाएगा। ट्रंप ने दोनों देशों की हिम्मत, बुद्धिमत्ता और सहन शक्ति की तारीफ करते हुए कहा कि यह संघर्ष वर्षों तक चल सकता था और पूरे मध्य पूर्व को तबाह कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कभी नहीं होगा। ट्रंप के दावों के बावजूद भी ईरान इजराइल संघर्ष विराम पर सस्पेंस बरकरार है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने संघर्ष विराम की बात को नकार दिया है। अराक्ची ने कहा कि अभी तक इजराइल और ईरान के बीच किसी भी संघर्ष विराम या सैन्य अभियानों की समाप्ति पर कोई समझौता नहीं हुआ है। वहीं इजराइल ने भी अभी तक संघर्ष विराम की कोई पुष्टि नहीं की है। इससे पहले ईरान ने अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए कतर और इराक में अमेरिकी बेस पर हमला किया। हमले को देखते हुए दोहा में एयर मिसाइल सिस्टम एक्टिव कर दिया गया था। कतर की राजधानी दोहा में धमाके की आवाज सुनी गई। पश्चिमी एशिया में हवाई अड्डे धीरे धीरे फिर से खुल रहे हैं, जिसे देखते हुए हवाई सेवा कंपनी इंडिगो ने यात्रा संबंधी सलाह जारी की है। इंडिगो ने एक सुपर पोस्ट के जरिए बताया कि मध्य पूर्व में हवाई परिचालन सतर्कता के साथ फिर से खोले जा रहे हैं। हालांकि पश्चिमी एशिया में स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। सुरक्षित और निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सबसे सुरक्षित उपलब्ध उड़ान मार्गों पर अच्छे से विचार किया जा रहा है। इसलिए कंपनी ने यात्रियों से मोबाइल ऐप या वेबसाइट के जरिए अपडेट रहने का अनुरोध किया है। पश्चिमी एशिया में जारी तनाव के बीच संघर्ष विराम की खबर शेयर बाजार के लिए सौगात बनकर आई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा संघर्ष विराम की घोषणा के बीच एशियाई शेयर बाजार में उछाल देखा गया है। भारत के गिफ्ट निफ्टी के शेयरों में 72 अंकों की बढ़त दर्ज की गई। वहीं जापान के निक्की 2025 के शेयर 562.66 की बढ़त के साथ खुले। इसके अलावा दक्षिण कोरिया के कॉस्पी के शेयरों में भी 1.83% की वृद्धि दर्ज की गई है। भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन की ओर से की गई भारत विरोधी टिप्पणियों को सिरे से खारिज करते हुए उसे अनुचित और तथ्यहीन बताया। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि ओआईसी को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का
कोई अधिकार नहीं है, खासकर जम्मू कश्मीर के मामले में। विदेश मंत्रालय ने कहा ये टिप्पणियां पाकिस्तान द्वारा प्रेरित हैं, जिसने आतंकवाद को अपनी राजनयिक नीति का हिस्सा बना लिया है। ये ओआईसी मंच का संकीर्ण राजनीतिक हितों के लिए निरंतर दुरुपयोग है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ओआईसी बार बार पाकिस्तान से उत्पन्न आतंकवाद के वास्तविक खतरों की अनदेखी करता है। हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले में यह स्पष्ट रूप से देखा गया। विदेश मंत्रालय ने दो टूक कहा, जम्मू और कश्मीर भारत का भिन्न और संप्रभु हिस्सा है। यह भारत के संविधान में दर्ज है। ओआईसी को पाकिस्तान के प्रचार के प्रभाव में आकर अपने एजेंडे को राजनीतिक रंग देने से बचना चाहिए, वरना इसकी विश्वसनीयता और प्रासंगिकता को गहरी क्षति पहुंचेगी। बता दें कि ओआईसी खुद को मुस्लिम जगत की सामूहिक आवाज कहता है और इसके 57 सदस्य देश हैं। भारत ने बार बार कहा है कि ओआईसी को पाकिस्तान जैसे देशों का उपकरण नहीं बनना चाहिए, जो अपने संकीर्ण राजनीतिक एजेंडे के तहत भारत के खिलाफ झूठे और पक्षपाती प्रस्ताव पारित कराते हैं। भारत के दो महान आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच हुए ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का आज शुभारंभ होगा। इस समारोह की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस अवसर पर पीएम मोदी वहां मौजूद जन समूह को संबोधित भी करेंगे। श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ये ऐतिहासिक वार्तालाप 12 मार्च 1925 को महात्मा गांधी की यात्रा के दौरान शिवगिरी मठ में हुआ था, जो वैकोम सत्याग्रह, धर्मांतरण, अहिंसा, अस्पृश्यता उन्मूलन, मोक्ष प्राप्ति, दलितों के उत्थान जैसे विषयों पर केंद्रित था। श्री नारायण धर्म संगम ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस समारोह में आध्यात्मिक गुरु और अन्य सदस्य एक साथ आएंगे और भारत के सामाजिक एवं नैतिक ताने बाने को आकार देने वाले दूरदर्शी संवाद पर विचार करेंगे और उसका स्मरण करेंगे। ये श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी दोनों द्वारा समर्थित सामाजिक न्याय, एकता और आध्यात्मिक सद्भाव के साझा दृष्टिकोण के लिए एक महत्वपूर्ण श्रद्धांजलि है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही इन चारों राज्यों के मुख्य सचिव, नीति आयोग के प्रतिनिधि, अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहेंगे। बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा, विकास, स्वास्थ्य, प्रशासनिक समन्वय और राज्यों से जुड़े विशेष मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली के क्रियान्वयन के साथ पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, शहरी नियोजन और सहकारी प्रणाली को मजबूत करने जैसे साझा हित से संबंधित विभिन्न क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा होगी। ये बैठक गृह मंत्रालय के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित की जा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से बीजिंग में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन सुरक्षा परिषद के सचिवों की 22वीं बैठक के मौके पर मुलाकात की। ये भेंट भारत और चीन के बीच उच्च स्तरीय संवाद को पुनर्जीवित करने और आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बैठक में दोनों नेताओं ने भारत चीन संबंधों में हालिया प्रगति की समीक्षा की और आपसी सहयोग बढ़ाने के महत्व पर बल दिया। डोभाल और वांग यी ने सहमति जताई कि लोगों के बीच संपर्क और विश्वास निर्माण द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देने के लिए कुंजी है। एनएसए डोभाल ने इस अवसर पर आतंकवाद के सभी स्वरूपों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए ये वैश्विक दायित्व है कि आतंकवाद के खिलाफ सुनियोजित और सामूहिक प्रयास किए जाएं। भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार इस बातचीत में अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श हुआ। दोनों पक्षों ने आने वाले समय में संवाद को और गहन बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की और साझा चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने की इच्छा जताई। डोभाल ने वांग यी को भारत में आयोजित होने वाली 24वीं विशेष प्रतिनिधि वार्ता में भाग लेने का आधिकारिक न्योता भी दिया।
और कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त चिन्मय नाइक ने ओटावा में एयर इंडिया फ्लाइट 182 आतंकवादी बम विस्फोट की 40वीं बरसी पर श्रद्धांजलि अर्पित की। 1985 में एयर इंडिया फ्लाइट 182 आतंकवादी बम विस्फोट में कई बच्चों सहित 329 निर्दोष पीड़ितों ने अपनी जान गंवा दी थी। एएचसी चिन्मय नाइक ने कहा कि ये त्रासदी हमें आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद द्वारा उत्पन्न निरंतर खतरे की याद दिलाती है। वहीं उन्होंने 22 अप्रैल को भारत के पहलगाम में हुए बर्बर आतंकवादी हमले का हवाला देते हुए आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात कही। और आज से 50 साल पहले इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिकों के अधिकारों को पूरी बेदर्दी से कुचल दिया गया था। हम बात कर रहे हैं इमरजेंसी की, जिसे 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इस देश पर लादा था। इस काले अध्याय की 50वीं बरसी 25 जून को आने वाली है, जिसे संविधान हत्या दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाएगा। और इस मौके पर डीडी न्यूज़ लाया है एक स्पेशल सीरीज इमरजेंसी एट 50। और इसी कड़ी में आज हम आपको दिखा रहे हैं कैसे इमरजेंसी के दौरान तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने न्यायपालिका पर जमकर हमला बोला। इतना ही नहीं, संविधान की प्रस्तावना में भी बदलाव कर संविधान की मूल आत्मा पर प्रहार किया गया। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। यह घोषणा भारतीय इतिहास के उस सबसे काले दौर की शुरुआत थी, जब देश में अभूतपूर्व दमन की शुरुआत हुई। लेकिन इसके पीछे कारण बना था इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला और उसे लागू करने पर पूर्ण रोक से इनकार करने वाला सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश। इसलिए जब आपातकाल लगा तो तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने न्यायपालिका पर भी जमकर हमला बोला। बारह जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने वो ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसने 1971 में रायबरेली लोकसभा सीट से इंदिरा गांधी की जीत को अवैध घोषित कर दिया। इंदिरा गांधी ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिसकी सुनवाई वैकेशन जज जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर ने की। 24 जून 1975 को उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले पर पूर्ण रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अगले ही दिन आपातकाल घोषित कर दिया गया। नतीजा देश के लोकतंत्र पर लगा सबसे बदनुमा दाग। जो आतंक का माहौल था उसमें जजों को इतना जबरदस्त डराया गया। एएन रे का केस पहले से ही चल रहा था, यानी 7-8 जजों को सुपरसीड करके जो एएन रे को चीफ जस्टिस बनाया था, तो वैसे भी जुडिशरी डरी हुई थी। तो जबलपुर का एक केस है जिसमें जीने का अधिकार भी जुडिशरी के माध्यम से इंदिरा गांधी सरकार ने नागरिकों से छीन लिया था। सरकार का दमन चक्र चला तो न्यायपालिका भी अछूती नहीं रही। नागरिक अधिकारों के लिए मुखर वकीलों को गिरफ्तार किया जाने लगा। मार्च 1976 में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे वकीलों के 200 चैम्बर बिना नोटिस के ध्वस्त कर दिए गए और 43 वकीलों को जेल भेज दिया गया। फिर बारी आई ऐसे फैसले सुनाने वाले हाई कोर्ट जजों की, जिन्होंने सरकारी दमन के खिलाफ फैसले सुनाए थे। इन आदेशों को पारित करने वाले कई जजों को बदले और कई को तबादले की कार्रवाई का सामना करना पड़ा। लेकिन इमरजेंसी के दौरान न्यायपालिका पर हमले का सबसे बड़ा शिकार बने थे जस्टिस एच.आर. खन्ना।
तब भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए जस्टिस खन्ना का नाम सबसे आगे था, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में सबसे सीनियर जज थे। लेकिन एडीएम जबलपुर केस, जो इमरजेंसी के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित था, इस मामले में उनकी एक असहमति की वजह से इंदिरा गांधी सरकार ने उन्हें चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया और उनसे जूनियर जस्टिस मिर्जा हमीदुल्लाह बेग को भारत का चीफ जस्टिस बना दिया गया। इसके विरोध में जस्टिस खन्ना ने उसी दिन इस्तीफा दे दिया था। जस्टिस खन्ना यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे कि किसी भी हालत में सरकार द्वारा किसी नागरिक से उसके जीने का हक और अदालत में न्याय मांगने का अधिकार यह छीन लिया गया। अपने डिसेंटिंग जजमेंट के लिए जस्टिस खन्ना को क्या कीमत चुकानी पड़ी है, यह बात भारतीय लोकतंत्र के सबसे काले अध्याय के पन्नों में अंकित है। इंदिरा गांधी पर तानाशाही इस कदर हावी हो गई थी कि उन्होंने इस दौरान संविधान में भी कई बदलाव कर डाले। संविधान में 38वां संशोधन कर न्यायपालिका से आपातकाल की न्यायिक समीक्षा का अधिकार छीन लिया। 39वां संशोधन कर अदालत से प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त व्यक्ति के चुनाव की जांच करने का अधिकार ही छीन लिया गया था। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाला था 42वां संशोधन, जिसमें अनुच्छेद 368 के तहत एक साथ 40 अनुच्छेदों को बदला गया और अपने हिसाब से मिनी संविधान ही तैयार कर लिया गया। पचहत्तर वर्षों के इतिहास में यही एकमात्र ऐसा संशोधन है जिसमें संविधान की प्रस्तावना में भी बदलाव किया गया था। इतना ही नहीं, आपातकाल के दौरान संविधान का गला पूरी तरह घोंट दिया गया। आपातकाल की घोषणा के साथ ही संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 22 को निलंबित कर दिया गया था और समानता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे। जनवरी 1976 में अनुच्छेद 19 को भी निलंबित कर दिया गया और अभिव्यक्ति की आजादी, प्रकाशन, संघ बनाने और सभा करने की आजादी भी छीन ली गई। मतलब, लोकतंत्र में जनमत से डरी इंदिरा जो भी कर रही थी, कुछ भी संविधान के हिसाब से नहीं था। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। तीनों कॉलेज में डोंट वरी, फीस तो देखो। क्या हाल है? क्या हुआ? हाँ, फीस की टेंशन। राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई। RBI कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। विदेह की राजधानी मिथिला एक बार फिर से पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनने वाली है। अयोध्या के तर्ज पर बिहार के सीतामढ़ी में सीता माता का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। सीतामढ़ी के पुनौरा गांव जनक नंदनी सीता की जन्मभूमि मानी जाती है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर मंदिर की प्रस्तावित डिजाइन शेयर की है। माता सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम में भव्य मंदिर बनाने को लेकर मंदिर का डिजाइन तैयार हो गया है। अयोध्या में बने रामलला के मंदिर के ही तर्ज पर इस मंदिर का भी निर्माण किया जाना है। मंदिर निर्माण को लेकर लोगों में खुशी का माहौल है। लोगों को उम्मीद है कि मंदिर के बनने से देश विदेश से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मंदिर की प्रस्तावित डिजाइन को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। जिस तरह मंदिर का स्थापना अयोध्या में किया गया जन्म स्थान पर, उसी तर्ज पर बिहार सरकार मां सीता के जन्म स्थान पर एक भव्य सीता मंदिर बनाने का काम करेगा। केंद्र और बिहार डबल इंजन की सरकार अयोध्या की तरह सीतामढ़ी में भी अयोध्या के तर्ज पर एक नए भव्य मां जानकी का मंदिर बनेगा और तब भगवान राम अपने ससुराल आएंगे। केंद्र सरकार ने पुनौरा धाम को विकसित करने को लेकर 500 करोड़ रुपए की सौगात दी है, जबकि राज्य सरकार की तरफ से 72 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मंदिर के निर्माण के लिए आसपास की 50 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि इसके लिए एक ट्रस्ट का भी गठन किया गया है ताकि निर्माण कार्य में तेजी आ सके। पुनौरा धाम में 52 एकड़ जमीन अधिग्रहण करके और यहाँ अयोध्या में मंदिर बनते, देहने मंदिर जो है पुनौरा धाम में मैया सीता के बनते। पुनौरा धाम बिहार के कई प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। पटना हवाई अड्डे से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जबकि नजदीकी हवाई अड्डा दरभंगा है। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी लगभग 60 से 70 किलोमीटर है। यह स्थान दरभंगा, मधुबनी और सीतामढ़ी जैसे प्रमुख मिथिलांचल क्षेत्रों के करीब है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बना है, जिस भव्यता का और जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा वहाँ हुआ है, हम चाहते हैं, मेरी पहले से मांग रही है और मुझे विश्वास है कि जो मेरी मांग रही बहुत जल्दी फलीभूत होगी कि माँ सीता की धरती पर भी उसी तरह की माँ सीता की भव्य मंदिर बने। बिहार के लिए विकसित सीतामढ़ी का भी होना जरूरी है, इसलिए कि अयोध्या की तरह इनको बनाना है और अयोध्या की तरह चारों दिशाओं में इसको सजा करके पर्यटन का क्षेत्र हो या व्यवसाय का क्षेत्र हो, सभी दृष्टिकोण से इसको विकसित करना है। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव भी होना है। इस नजर से भी सीएम नीतीश कुमार की इस घोषणा को मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है। मंदिर निर्माण से एक तरफ जहां इलाके में रोजगार से लेकर आधारभूत संरचनाओं का विकास होगा, वहीं दूसरी तरफ इसका फायदा चुनाव में एनडीए को मिलेगा। सीतामढ़ी से मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब रुक करते हैं खेल की खबरों का। लीड्स के हेडिंग्ले में भारत इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का पहला टेस्ट मुकाबला रोमांचक हो चला है। भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए 371 रन का लक्ष्य दिया है। चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 21 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड टीम जीत के 350 रन दूर है। पांचवें दिन का खेल दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। इंग्लैंड आज 21 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। जैक क्रॉली 12 और बेन डकेट 9 रन पर नाबाद हैं। इससे पहले दूसरी पारी में केएल राहुल 137 रन और ऋषभ पंत ने 118 रन की शानदार शतकीय पारी खेली। इंग्लैंड से ब्राइडन कास और जोश टंग ने 3-3 विकेट झटके। शोएब बशीर को 2 विकेट मिले। पहली पारी में इंग्लैंड 465 और भारत 471 रन पर ऑल आउट हो गई थी। भारत को पहली पारी में 6 रन की बढ़त मिली थी। भारत के पूर्व स्पिनर दिलीप दोषी का सोमवार को लंदन में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो 77 वर्ष के थे। बाएं हाथ के स्पिनर दिलीप दोषी ने 1979 से 1983 तक भारत के लिए 33 टेस्ट और 15 वनडे क्रिकेट मैच खेले। उन्होंने टेस्ट में 114 विकेट और एक दिवसीय मैच में 22 विकेट लिए। दिलीप दोषी के परिवार में पत्नी कालिंदी, बेटा नयन और बेटी विशाखा हैं। दोषी उन 9 भारतीय क्रिकेटर्स में से एक थे जिन्होंने अपने पहले टेस्ट मैच में 5 विकेट लिए। उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच में कुल 898 विकेट लिए। और समाचार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।